भारतीय लोक और जनजातीय साहित्य और संस्कृति, विविध परंपराएं, लोकाचार और लिखाएं बहुत व्यापक विषय है। इसकी जो मूल संरचना है इसके बारे में मैं संकेत देना चाहूँगा कि भारतीय जो लोक परंपरा है वो अत्यंत समृद्ध परंपरा है। वैदिक काल और वैदिक काल के भी पूर्व से लोक इतिहास, लोक अभिव्यक्तियां, लोकाचार इसकी अविराम यात्रा रही है। यद्यपि बहुत सारी कड़ियां विस्मृत हो गई, बहुत सारी जो हमारी विशेषताएं थी वो विस्मृत हो गई, लेकिन वैदिक मामले में हमें लौटने करते हुए सबसे पुरातन संदर्भ जो है वो ऋग्वेद में, इसके साथ साथ अथर्ववेद में भी संकेतित मिलता है। वो इस रूप में कि उस समय तक जो भी प्रचलन में विशेष प्रकार के लोग विश्वास थे, विशेष प्रकार की निरीक्षण दृष्टि से प्राप्त निष्कर्ष थे, उन सबका समावेश वहां पर मिलता है। जो हमारे उस जमाने के सभ्यता के जो सूत्र मिलते हैं उसमें भी प्राचीन जो प्रतीकार्चन है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि मस्तक पर एक विशेष प्रकार की आकृति जो कि पशु सिंह का प्रयोग किया गया है और योगस्थ मुद्रा में वो प्रतिमा मिलती है मोहनजोदड़ो उस हड़प्पा संस्कृति में। ये क्या है? ये लोक का ही प्रतिबिंब है। लोक ने जब ये देखा कि हमारी जो स्थिति है, हमारा जो अस्तित्व है वो केवल हमारा अस्तित्व नहीं है, वो चराचर जगत का अस्तित्व है। बिना पशु के हम नहीं हैं, हमारे बिना पशु का जो संसार है उसका ठीक प्रकार से समावेश नहीं है। अतः प्राचीनतम मूर्त्यांकन, प्राचीनतम शब्दांकन दोनों ही क्षेत्रों में लोक और जनजातीय साहित्य के मूल सूत्र देखने को मिलते हैं। और इसका सार्थक संदर्भ यहाँ ये उठकर के आता है कि हम इतने समृद्ध विरासत से जुड़े हुए लोग और इस पर नए सिरे से विचार करना कब प्रारंभ करते हैं। तो नए सिरे से विचार करने की जो शुरुआत है वो तब होती है जब पश्चिम का एक व्यक्ति फोकलोर शब्द का प्रयोग करता है। और ये फोकलोर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 22 अगस्त 1846 को किया गया विलियम जी थॉम्स नाम के व्यक्ति के द्वारा। और इससे उस जमाने की पत्रिका की जो लंदन से प्रकाशित होती थी उसमें एथेनियम में एक लेख प्रकाशित किया और उससे सबसे पहले फोकलोर शब्द का प्रयोग। अब आप देखिए कि दुनिया फोकलोर को समझने के लिए नए तरीके से सोचना प्रारंभ किया। फोकलोर था, लोक वार्ताएं थी, लोक कथा, लोकगीत आदि समस्त विधाएं, लेकिन नए सिरे से पश्चिम की ये जो अनुसंधान प्रणाली है वो पर विचार करना प्रारंभ करती है। आज सारी दुनिया विश्व स्तर पर विश्व फोकलोर दिवस उसी दिन को बनाती है जिस दिन को विलियम जी थॉम्स ने लेख प्रकाशित किया था, और यह है 22 अगस्त का दिन। 22 अगस्त 1846 से प्रारंभ। इसका मतलब ये नहीं कि मीमांसा नहीं है। मैं यह संकेत करना चाहूंगा कि हमारे वैदिक मामले के बाद में हमारे पुराणकाल में विभिन्न लोक संदर्भों को न केवल प्रस्तुत किया है वरन उसमें स्पष्ट संकेत किए। तो पुराणों में लोक तत्व है, रामायण में लोक तत्व है, महाभारत में लोक तत्व है, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा लोक तत्वविद कोई नहीं हुआ कि जिन्होंने सब कुछ समाहित कर दिया। लोकाचार समाहित कर दिए, विभिन्न प्रकार के संस्कार समाहित कर दिए, विवाह की पद्धतियां समाहित कर दी, लोक विश्वासों की अविराम श्रृंखला वहां पर प्रस्तुत कर दी, शकुन और अशकुन की जितने भी प्रकार के संदर्भ उस युग तक मिलते आ रहे थे सबको समाहित कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारत में लोक को लेकर के जो हमारी दृष्टि रही है वो एक सतत दृष्टि रही है। हम चूंकि एक अनुसंधान संदर्भ के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, अतः हम सबका दायित्व बनता है कि भारत में
में लोक साहित्य संपदा का, जनजातीय साहित्य और संस्कृति की संपदा का जो एक सातत्य हमें मिल रहा है, वैदिक और वैदिक से भी पूर्व वैदिक काल से लेकर के और आज तक, उस पर हम लोग अपनी दृष्टि डालें। यह जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वो इसी बिंदु पर खड़ी हुई है कि हम ऐसी तमाम परंपराओं को जानें, साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि नवाचार क्या है। ये जो संजय के जो लोकगीत है, इसमें नवाचार आपको जगह जगह मिलेगा। आपको गढ़बोल गीतों में नवाचार मिलेगा, आपको छल्ला गायन की पद्धति में नवाचार मिलेगा, माच की शैली में आपको नवाचार मिलेगा। यानी लोक स्थिर इकाई नहीं है, वह निरंतर बहता हुआ वर्तमान है, वह शाश्वत का वर्तमान और वर्तमान की शाश्वतता है। इन दोनों के बीच में जो अंतर क्रिया है, इसको हमें पहचानना होगा। और यह समय जो है एक विशेष संदर्भ के साथ हमें जोड़ता है कि 1857 की क्रांति हो गई है, लोग गीतों में गांधी जी और अन्य जो हमारे स्वतंत्रता की जो पुरोधा है, वो जब अपनी बात को रख रहे होते हैं तो लोक में स्पंदित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लोक साहित्य को स्थिर या जड़ इकाई नहीं है, वो सतत बहता हुआ वर्तमान है और समयानुरूप उसमें नवाचारों का सिलसिला चलता है। शैली वही होती है, छंद वही होते हैं, गीतात्मकता वही होती है, लेकिन नए विषय उसमें जुड़ते चलते हैं। पुराने विषयों को भी नया कर दिया है। चील रानी का उल्लेख संजय के गीतों में मिल जाता है। तो आप देखिए कि आज के समय में हवाई जहाज को देख करके लोग कहते हैं चील रानी, तो चील रानी वहां पर स्पंदित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसे हमें एक जीवंत संरचना के रूप में देखना है। विभिन्न विधाओं की स्थिति यह हो गई है कि समय के प्रवाह में बहुत सारी विधाएं विलुप्ति की कगार पर जाती हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों से कहना चाहूँगा कि वे चाहे साहित्य से आते हो, वे चाहे पुरातत्व इतिहास से आ रहे हो, वे चाहे चित्रकला से आते हो, या अन्य जो विधाएं हमारी संगीत से आते हो, वे सब मिलजुल कर यह जो सातत्य है लोक और जनजातीय साहित्य और संस्कृति का, न केवल उसको जाने बल्कि उसमें समय समय पर होने वाले आचारों को भी अपने दृष्टिपथ में रखें, विविध विधाओं से जुड़े हुए जो संदर्भ है उनको सामने लाएं और उनकी संभावनाओं को नए सिरे से उद्घाटित करें। क्या कारण है कि मालवा का लोकनाट्य मार्च केवल उन्हीं आख्यानों को लेकर नहीं चलता जिन आख्यानों से उसकी शुरुआत हुई थी। वो केवल राजा हरिश्चंद्र या हमारे भर्तृहरि की बात नहीं करता, वो केवल रस दमयंती की बात नहीं करता, वो समय के प्रवाह में जब भी कभी आवश्यकता होती है वो नए विषयों को भी उठाता है। वो कबीर की वाणी को भी वहाँ पर स्पंदित करता है और हमारे अपने समय में जो भी आंदोलन हुए हैं, तो चाहे भूदान यज्ञ जैसा आंदोलन हुआ कि लोगों से आह्वान किया गया कि वे अपनी भूमि का दान करें और उन लोगों को दान करें जो लोग वंचित हैं। तो समय के अनुसार मार्च ने भी अपनी नई जो प्रवृत्तियां हैं उनको प्रकट किया है। तो तात्पर्य है कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है और मैं यहाँ ये संकेतित करना चाहूँगा कि आसपास की घटनाओं से लेकर ब्रह्मांडीय सत्ता तक को लोग अपने अंदर समाये। हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वो दैनंदिन जीवन की जो छोटी छोटी घटना है, घट्टी की स्त्रियाँ चल रहा है, घट्टी का क्रम चल रहा है, कार्तिक नहान की स्त्रियाँ जा रही है, एक साधारण सा विषय, लेकिन हमारे लोग में बैठे हुए मनीषी, लोग में बैठा हुआ रचनाकार उन सारे विषयों को उसमें आत्मसात करता हुआ प्रस्तुत करते हैं। अतः तमाम प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज, व्यवहार, संस्कार, लोकाचार, लोक मान्यताएं, ये सब मिलकर के समाज है और ये सब मिलकर के जीवन है। अतः लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य जीवन का साहित्य है, जीवन से संवाद करता हुआ साहित्य। लोक और जनजातीय संस्कृति जीवन की संस्कृति है और वो जीवन की इस प्रकार की संस्कृति है जो आने वाले जीवन के लिए पाथेय बनती है। वो संकेत करती है कि ये सब चीजें हमारे जीवन में प्रादर्श है। इन प्रादर्शों का आने वाले समय में न केवल पुनर्जीवन हो बल्कि इसके साथ साथ चलते हुए हम आगे बढ़े। क्या कारण है कि इस नए दौर में गौ के प्रति विशेष प्रकार की आस्था प्रकट होगी। हमने कथित आधुनिकता के प्रवाह में गोधन को उपेक्षित किया। आज हम देखिए फिर से नए सिरे से गोधन की महिमा को लेकर के हम
रद्द हो गए। क्यों? क्योंकि हमने भुला दिया। अब उसको वापस हम लोग केंद्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोक साहित्य, जनजातीय साहित्य में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विपुल परिमाण में संदर्भ आपके समक्ष उपस्थित होंगे कि जिनके माध्यम से हम निरंतर विस्तृत होते हुए परंपरा को न केवल पुनर्जीवित करेंगे, वरन वो तो जीवित है, केवल हम अपनी आंखों को बंद किए हैं। हमें खुली आंखों से उन्हें देखना होगा, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, तमाम प्रकार के चैनल पर हम लोग उनको उपलब्ध पा रहे हैं। और मैंने ये भी पाया है कि छोटे छोटे गांव देहात के लोग उन स्थितियों को, जिनको हम लोग कभी नगर में भी जीवन दिलाते थे, हम लोग विलुप्त कर दिए या उपेक्षित कर दिए, उनको सहेज रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटे छोटे समूहों में नर्तन हो रहा है, बंजारे गीत गा रहे हैं, बंजारे नर्तन कर रहे हैं, बेल की पीठ पर खड़ी होकर के स्त्री अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है, उसका जो है विवाह हो रहा है और वो पुकार रही, उसका हृदय जो है वो उस समय विशेष प्रकार की वेदना से युक्त है, तो वो पुकार रही, वो गीत के माध्यम से पुकार, उस पीड़ा को भी दर्ज कर रही है, तो गीत के माध्यम से दर्ज कर रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारा यह जो जीवन है वो लयमय रहे, रसमय रहे। ये आह्वान लोक जनजातीय साहित्य संस्कृति और इनमें अक्षय निधि है, अक्षय ज्ञान निधि है, अक्षय अनुभव निधि है, अक्षय भाव निधि है और अक्षय संवेदना निधि है। आए और इसके साथ में दुनिया के तमाम हिस्सों में व्याप्त लोक के धरातल पर हम अपने आप को जोड़े। सामने से बड़ा लोक संगीत का प्राचीनतम उदाहरण है। लोक संगीत बह रहा है सामवेद के माध्यम से। तो दुनिया को यदि हमें बेहतर बनाना है तो ये जो सातत्य है वेदों का, स्मृति ग्रंथों का, पुराणों का, महाकाव्यों का, हमारे तमाम नाटकों का और वहाँ से लेकर के आप इधर तुलसी, सूर्य, जायसी आदि को ले लीजिए या आधुनिक काल के हमारे उपन्यासकारों को ले लीजिए जिन्होंने आंशिक प्रकार के उपन्यास लिखे। बहुत सारे लोग अभी भी इस दौर में लिख रहे हैं। तो इन सब से मिलकर के जो एक अजस्र झरना बह रहा है लोक संपदा का, आए उसे विकार करें, उस पर अनुशीलन करते हुए नवीन तथ्यों को उद्घाटित करें और इस दुनिया को फिर से सवाल की तरफ आप सभी बढ़ाएं और